Hello student, good morning. I am Shatendra from Rao coaching classes. Today I will discuss the Coulomb's law of the electrostatics. आज हम लोग कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत स्थितिकी में। ठीक है, इसके पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे पूरा, जिसमें कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, टाइप ऑफ चार्ज पढ़े थे, ठीक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज पढ़े थे। इसके बाद नया टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहता है जो कि मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है, और आप लोगों का दायित्व भी बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रेड बटन होता है साइड में, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जिससे कि और लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और भी स्टूडेंट ढेर सारे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होता है कि वो कोचिंग में जाके पढ़ लें, तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें तो। ठीक है, तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब स्टूडेंट में बता दें। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट पढ़ लें। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो आप हम लोगों को बताइए, हमको बताइए, हमारी टीम को बताइए, सब लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ है, इसकी पीडीएफ देखिए, जितना मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल राव कोचिंग क्लासेस से जुड़ के, ठीक है, आप लोग सारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी कास्ट, ये फ्री ऑफ कास्ट है, बस सिर्फ आप लोग पढ़िए। ठीक है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितना हेल्प होगा उतना हेल्प दिया जाएगा। ठीक, तो हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ पढ़ने से पहले, ठीक है, एज वी नो, हम लोग ऐसा जानते हैं कि अभी हम लोग चार्ज पढ़े थे कि सेम चार्ज, अगर सेम चार्ज हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज़ द रिपल्सन फोर्स, और जितने अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये लॉ बनाया गया है, ठीक है, कि अगर हमारे दो चार्ज रखे गए हैं और दोनों चार्ज होने चाहिए स्थिर, ठीक है, चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, तो उन चार्ज के बीच में, ठीक है, जो हमारा फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स लगता है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इसको कूलाम ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए अपने नाम के आधार पे ही इसको कूलाम का नियम कह दिया। जैसा कि लिखा हुआ है, कूलाम्स लॉ गिव एन आइडिया अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। बाय द वर्ड्स पॉइंट चार्ज वी कैन मीन दैट in the physics the size of the linear charge body is very small as against the distance between them. Therefore we consider them as a point charge as it becomes easy for us to calculate the force of attraction oblique force of repulsion between them. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली है कि अगर हमारे दो पॉइंट चार्ज और लीनियर पॉइंट चार्ज होंगे, बहुत स्मॉल चार्ज हों, ठीक है, अगर वो रखे गए हैं तो उनके बीच में, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम लोग कूलाम्स लॉ कहते हैं। और इसका भी हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे कि ये फोर्स कैसे कैसे, ठीक है, अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है, अवे फ्रॉम द आर डिस्टेंस, देन द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसे जनरेट होता है। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में, कूलाम का नियम दो बिंदुओं के बीच बल के बारे में एक विचार देता है या बताता है। जो दो हमारे पॉइंट चार्ज होते हैं उनके बीच में कैसे फोर्स लगता है। भौतिक में रैखिक आवेश, जिसको लीनियर आवेश, पिंडों के आकार के बीच
के दूरी के मुकाबले बहुत कम होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है। और यह बल हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिस फोर्स, फर्स्ट पॉइंट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड। दिस फोर्स दैट इज Q1 इंटू Q2, ठीक है, दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ये जो फोर्स होता है दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल में होता है। ओके, पहला। सेकेंड, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, दैट इज F inversely proportional to 1 by r square. It means if distance increase between the charge, then force will decrease because it is the inversely proportional, ठीक है, that is F equal to K Q1 Q2 divided by R, ठीक है। If we keep the proportional constant, the constant is applied, that is K, that is called proportional constant, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इट्स वैल्यू हियर इट इज द गिवन दैट here epsilon is the significant permittivity constant of the vacuum, इसी को कहते हैं वैद्युतशीलता, ठीक है, हिंदी में इसको वैद्युतशीलता कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है अभी जैसा कि मैंने बताया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स एसआई वैल्यू ऑफ द इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इट्स वैल्यू। देखिए इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, इप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जैसा कि ये हमारा जो फोर्स है F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट करें दैट इज 1/4 पाई, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹, तो 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू पाई 3.14, ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि इस वैल्यू की जो ये फोर्स की जो वैल्यू है, ठीक है, F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2, ठीक है। इफ Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड डिस्टेंस R इक्वल टू 1 मीटर, देन F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ कूलम। तो यहाँ से हम लोग एक कूलम की डेफिनीशन बना सकते हैं, कूलम का डेफिनीशन बना सकते हैं कि अगर दो हमारे पॉइंट चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का अगर फोर्स लगता है तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज रखा गया था दैट इज 1 कूलम है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायमेंशन एंड द यूनिट,
डायमेंशन फार्मूला ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, रटना नहीं है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं इसको, और बहुत इजीली वे में इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी फार्मूला हम लोग फाइंड आउट किए थे 1/4 पाई, ठीक है, F(Q1 Q2) इंटू आर स्क्वायर। ठीक, तो 1/4 पाई की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई, ठीक है, दैट इज द डायमेंशन लेस, इसका वीमा नहीं होता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक, तो हमारी वैल्यू क्या बची 1/f इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए f का जो हम लोग बीमा पढ़ते हैं वो कितना होता है, f की जो बीमा होती है, ठीक है, या डायमेंशन m(L)T/-2। ठीक है, ये हम लोग फार्मूले ऐसे निकालते हैं F=ma से। ठीक, m है हमारा क्या, मास, तो इसका हो जाएगा m, a क्या है, एक्सेलरेशन, L(T/-2), यहाँ से हम लोग फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन रख लीजिए, और जो चार्ज है Q, ठीक है, चार्ज Q इक्वल टू I इंटू टी। आई का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल A एम्पियर, एंड T का कैपिटल T, तो दैट इज AT। ठीक, पुट दिस वैल्यूज, ठीक है, हियर 1/m(1L)T/-2 इंटू Q है। ठीक है, तो AT पे स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर है, तो आर क्या है, मीटर, इसकी जो डायमेंशन होती है L/2। ठीक, जिसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, m-1 L/-3 T/4 A/2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। और इसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज मीटर/-1, सॉरी kg/-1, मीटर/-Q, सेकेंड/4 एंड एम्पियर/2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि if the force applied between two charge, if we kept a constant, that is dielectric constant, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, कहाँ पे रख दें, दोनों चार्जों के बीच में। ठीक, दोनों चार्जों के बीच में अगर हम लोग एक कोई परावैद्युतांक रख दें, और पहला वाला एक कॉन्सेप्ट क्या रख लें, एक वैक्यूम रख लें। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि हमारे पास चार्ज Q, एक चार्ज Q2 यहाँ पे है Q1। ठीक, बीच में क्या अभी कुछ नहीं है। ठीक है, दैट इज वैक्यूम। तब हम लोग अभी फार्मूला निकाले थे तो क्या आया था, F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इस चार्ज के बीच में एक मीडियम रख दिया। ठीक है, जिसकी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, या परावैद्युतांक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल K। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा किसी मीडियम के लिए, तो इसका जो फार्मूला फोर्स जो अप्लाई होगा F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हियर दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, दिस फोर्स इज गिवन फॉर वैक्यूम फॉर द मीडियम। ओके, चलिए यहाँ पे इसको डिटेल में दिखाया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी इसी फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोग फार्मूला निकाले हैं, दिस इज द वैक्यूम। वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर चार्ज Q1 Q2 इज स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, इट्स वैल्यूज ऑलवेज फाइंड 9 × 10⁹। एप्सिलॉन की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, एक वैक्यूम का हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं, तो क्या निकला है, वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक है, फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे डिवाइड किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ पे K होगा, K नहीं है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F वैक्यूम डिवाइड बाई F मीडियम इज इक्वल टू कैपिटल K। ठीक है, K की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसा कह सकते हैं, F वैक्यूम डिवाइड बाय F मीडियम इक्वल टू K। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं यार, K की वैल्यू अगर इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नॉट ले लें, ठीक है, इप्सिलॉन और या इप्सिलॉन नॉट रख लें। ठीक, तो वैक्यूम की जो वैल्यू थी हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट एंड मीडियम का इप्सिलॉन। ठीक, तो डिवाइड करेंगे तो इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय इप्सिलॉन। ठीक है, वेयर दिस इज द K, then the value of epsilon naught and the epsilon equal to epsilon r, that is the relative permittivity of the medium। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले से और इस फार्मूले दोनों से। यहाँ से हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन भी कभी 1 मार्क्स में पूछता है, इट इज द रेशियो ऑफ द ठीक है, रिलेटिव, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखिए हम लोग ये फोर्स जो अप्लाई होता है, जैसे हम लोग कूलम का नियम अभी पढ़े हैं, ठीक है, दिस कूलम्स लॉ, ये जो फोर्स अप्लाई होता है जैसे Q1 Q2, ये फोर्स इन दोनों चार्ज के लीनियर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, लीनियर मतलब कि अवे, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, ये इसी चार्ज के अवे फ्रॉम होता है। ठीक है, या इनसाइड होगा या अवे होगा। ठीक, अट्रैक्टिव होगा तो इनसाइड होगा, रिपल्सिव होगा तो क्या होगा, अवे होगा। ठीक, बट इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, इसी रेखा के अनुदिश होता है। ठीक, ठीक, लीनियर ऑफ द ज्वाइनिंग द लाइन ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2, ये दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक, तो यहीं पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है, और इसी वेक्टर फॉर्म से एक रिजल्ट निकालेंगे। इट फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे, देखिए यहाँ पे चार्ज हमने क्या कंसीडर किया, Q1 एंड Q2। ओके, डिस्टेंस क्या है, R डिस्टेंस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, बोथ चार्ज इज पॉजिटिव, दोनों चार्ज क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या अप्लाई होगा, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, अवे होगा। ठीक, इधर अवे और इधर अवे। ठीक है, तो दिस चार्ज Q1 पे जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, चार्ज Q2 के अकॉर्डिंग, Q1 पे जो चार्ज से फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स की क्या वैल्यू होगी, F21। ठीक, दिस इज मीनिंग्स, ठीक है, फोर्स बाय द चार्ज Q1 ऑफ चार्ज Q1। ठीक है, फोर्स अप्लाइंग by the charge Q2 on charge Q1, this force is F21। ओके, सिमिलरली यहाँ पे F12, ठीक है, this force applied by Q1 on Q2, that is F12। ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर R12। ठीक, R12 मतलब यहाँ 1 से लेके 2 तक अलाइंग है, उसी डायरेक्शन में क्या है, अलाइंग है, उसी डायरेक्शन में एक इसका पोजीशन है, और यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R21। यहाँ पे क्या होगा, R21। ओके, ये समझने की कोशिश करिएगा, बस थोड़ा सा डायरेक्शन है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक, अब जैसा कि हम लोग अभी फोर्स देखे हैं, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है,
ठीक, वही फोर्स हम लोग देखे हैं। चार्ज ऑन Q1, चार्ज ऑन Q1 पे फोर्स क्या अप्लाई है, F21। तो F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। देखिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर भी लेके चल रहे हैं, R12 के पावर 2 एंड पोजीशन वेक्टर R12। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, R12। तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या लिए हैं, R12, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, हिंदी में यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक, इस यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है हम लोग नोटेशन करते हैं आर कैप से। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना R12, ठीक है, पोजीशन वेक्टर इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 मैग्नीट्यूड, ऐसे। ठीक है, अगर इसको हम लोग पोजीशन को चेंज कर देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली, ठीक है, फोर्स ऑन Q2 गिवन बाई F12, सेम वही फोर्स अप्लाई होगा, बस पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R21। देखिए R21 यहाँ पे अब यहाँ से अप्लाई हो रहा है इधर, ठीक है, R21 और पोजीशन वेक्टर R21। ठीक, अब इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग चेंज करें, ठीक, जैसा कि हमने R21 को चेंज करना है R21 में, ठीक है, R21 पोजीशन वेक्टर R21 इज इक्वल टू, अगर हम चेंज करें, डायरेक्शन ही चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, -R12। ठीक, डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस, जो कि हम लोग सिंपल, ठीक है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं, तो दिस इज द R12। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग रख देंगे R12 की जगह पे R21 के जगह पे क्या रख दें, R12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 अब पोजीशन वेक्टर R12, सेम पोजीशन वेक्टर में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स F21 इज इक्वल टू माइनस F12। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है दोनों फोर्स का, अपोजिट है। दैट इज हियर F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। देखिए बस सिंपल खाली पोजीशन वेक्टर को चेंज करना है, ठीक है, बाकी एज इट इज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमारा ये फोर्स ये निकल गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो फोर्स है मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, जितना हम लोग एक्शन डाउनवर्ड में अप्लाई करते हैं उतना ही हमारा रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, बट डायरेक्शन चेंज होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स का जो नियम है, ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे अप्लाई होता है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, जो कि हम लोग बेसिक 11th में पढ़े हैं। वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी exert opposite direction force of equal magnitude on the first body। ठीक है, इक्वल डायरेक्शन में जैसे हम लोग चलते हैं अर्थ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, अर्थ पे अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम लोगों का जो पैर होता है ऐसे नीचे फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, अर्थ भी अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बैलेंस कंडीशन में रहते हैं और चलते रहते हैं। ठीक, तो हम लोग जो अप्लाई करते हैं या खड़े हैं, स्टैंडिंग है अर्थ पे, तो दैट इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। जितना हम लोग पैर से अर्थ पे फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही अर्थ हमारे पैर पे ऊपर की तरफ सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई करती है। तो यहाँ पे जो फोर्स हमारा था F21 इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, जिससे कि हम लोग फोर्स अप्लाई होता है सन से अर्थ पे। ठीक है, कोई बॉडी है, ठीक, तो सन से कहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, अर्थ पे। ठीक, अर्थ उतना ही या कोई भी प्लैनेट उतना ही, ठीक है, फोर्स कहाँ अप्लाई करती है, सन पे। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। ठीक, यहाँ पे जो दिखाया गया। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा कूलम्ब्स लॉ था, ठीक, उसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स मस्ट बी कंसिस्ट विद द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दैट फर्स्ट इज
अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कब होगा? इफ Q1 और Q2 आर द अपोजिट साइन। जैसा कि मैंने अपनी बताया था, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है दो चार्ज के बीच में, तो फोर्स अगर क्या है, अपोजिट साइन के हैं, एक माइनस है और एक प्लस है, दैट इज वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, देन फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। सेकेंड रिपल्सिव फोर्स, दैट इज इफ Q1 और Q2 इज द सेम, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव नेगेटिव होगा, तब भी ठीक है फोर्स हमारा क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एंड थर्ड इज इट्स कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो फोर्स है दैट इज कंजर्व होगा, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा कि इस फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते। भाई जितना हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उतना ही अर्थ हमारे अपोजिट अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स क्या हो रहा है, रिजल्टेंट अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे हमारा ये सेम मैग्नीट्यूड है, ये भी सेम मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो 2 न्यूटन और -2 न्यूटन इक्वल है दोनों, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज जीरो। इट मीन्स ऑल द फोर्स विल बी कंजर्व। जैसे एनर्जी हमारी कंजर्व होती है, जैसे हमने बताया था, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई भी एनर्जी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, बट एक साथ अगर ले लें, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे, ठीक है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, और उसको संपर्क में लाए थे, तो उसका जो रिजल्टेंट आया था जो जीरो हो गया था, ठीक। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, जीरो हो जाता है, और बाकी इट सेटिस्फाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, अब देखिए हम लोग कुछ कंपेयर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे दो चार्ज के बीच में हम लोग अभी कूलम्ब्स का नियम के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली, ठीक है, अगर हमारे पास दो बॉडी है, मास है m1 एंड m2, ठीक है, तो इन दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इसमें भी फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सिमिलरिटी, कि व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड व्हाट इज द डिससिमिलरिटी या डिफरेंस, ठीक है। तो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, पहला सिमिलरिटीज ये है कि बोथ द इक्वेशन हैव फ्रॉम द सेम, ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, ठीक है। सेकेंड है बोथ द इक्वेशन शो द इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, दोनों इक्वेशन में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, आर का स्क्वायर है, और दोनों में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। यहाँ पे चार्ज का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे क्या है, मास का मल्टीप्लिकेशन है। दोनों का जो क्वांटिटी है वो सेम है, ठीक। बोथ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए हम लोग 11th में भी पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट में आते हैं बॉडी उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। विस्कस फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जिसको श्यान बल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे चार फोर्स होते हैं जो बेसिक नेचर में हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था, जैसे न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक। अब डिफरेंस देखिए क्या क्या डिफरेंस होता है। कूलम्स लॉ कांस्टेंट के इज सिग्निफिकेंट, देखिए वहाँ पे कांस्टेंट क्या था, के, उसकी जो वैल्यू थी कितनी थी, 9 × 10⁹, बट यहाँ पे जो जी की वैल्यू है 6.67, ठीक है। तो जो के की वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 9 × 10⁻9 है, ये क्या है 6 × 7 × 10⁻11 है। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग फोर्स होता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है,
अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, ठीक। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल होता है, ठीक। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग अभी रिलेशन निकाले थे, एक बीच में हम लोग मीडियम रख लिए थे तो वो जो फोर्स की वैल्यू थी वो कम हो गई थी। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई मीडियम नहीं होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये हमारे डिफरेंस थे कुछ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यही फोर्स देखिए इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है, कि ये हमारे दो मास हैं, मास ए मास बी और आर डिस्टेंस पे। तो ये जो यूनिवर्सल फोर्स अप्लाई किया गया ये है, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर लिए, कूलाम्स का भी देख लिए डायग्राम से। ओके, इसी को हिंदी में दिखाया गया है। सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण बल दो कणों के आंतरिक गुणों द्रव्यमानों के उत्पाद के अनुक्रमानुपाती होता है और दूरी के भी उत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और विद्युत बल या तो आकर्षित या प्रतिकर्षित दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आकर्षित हो सकता है। प्राथमिक कणों के बीच विद्युत बल काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है, जो कि सब डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है, इसके कंपेयर में। और जिसको पर्टिकुलर वैल्यू देखें तो 10⁻43 टाइम्स डिवाइड करेंगे ना दोनों फोर्सों को, तो 10⁻43 टाइम्स क्या, जो ग्रेविटेशनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम ज़्यादा होता है, 10⁻43, ठीक, अप्रॉक्सीमेट, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो इम्पोर्टेंस यही है कि इट हेल्प्स द डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बॉडी, ठीक। इट एक्सप्लोर द बॉडी फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड और लिक्विड। देखिए कोई भी मटेरियल है या मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, ठीक है, तो उसके एटम्स के अंदर क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक, और सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो वहाँ से हम लोग इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द कूलम्स लॉ अप्लाई करके। ये एक इसका, ठीक है, सिग्निफिकेंट है, महत्व है, ठीक। बाकी हम लोग क्या देखते हैं, ऑल्दो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि अभी मैंने बताया, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, that elements are the radioactive and the elements are the beyond the यूरेनियम और नॉट द स्टेबल, ठीक है। अगर यही फोर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यूरेनियम को फाइंड आउट करने में, वहाँ भी निकलता है, यूरेनियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द कूलम्स लॉ, ठीक है, सुपर पोजिशन थ्योरम देखते हैं या प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक। अभी हम लोग क्या देखे थे, दो चार्ज था, बट अगर हमारे पास डिफरेंट चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट पे एक्टिंग कर रहे हो फोर्स, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट जो फोर्स डिटरमाइन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय अदर चार्जेस। जैसे हमारे डिफरेंट चार्ज रखे गए हैं, ठीक है, जैसे Q1 Q2 Q3 ऐसे, और यहाँ पे एक हम लोग Q ले लिए हैं Q0, तो इस पे इस चार्ज के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, इस पे इस चार्ज के, इस पे इस चार्ज के, तो इसका एक फोर्स ये होगा, अवे होगा, एक ये होगा, जिसका रिजल्टेंट हम लोग क्या निकाल लेंगे, F, ये F1 और ये F2। तो रिजल्टेंट वेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ले लेंगे, ठीक, F इक्वल टू F12 प्लस F21 सो ऑन, ठीक। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ द चार्ज n चार्ज
namely Q1, Q2, Q3, Qn. Therefore Q1 is exerted by the charge Q2. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r डिस्टेंस पे है पोजीशन वेक्टर Q2, यहाँ से Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है Q1 पे जिसका पोजीशन वेक्टर R12 है। यहाँ पे Q3 यहाँ पे अप्लाई कर रहा है Q1 पे जिसका रिजल्टेंट फोर्स F12, F13 और इसका रिजल्टेंट फोर्स F। तो F हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लॉ से, जो कि 11th में पढ़े थे, स्क्वायर लॉ से ऐड कर लेंगे, ठीक, और दोनों फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऐड कर लेंगे F1 इक्वल टू F12 प्लस F13, यहाँ पे ऐड करने पे ये आएगा और सबको ऐड कर लेंगे तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर हमारे पास n चार्ज हों और किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हों तो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, अलग अलग फोर्स के एडिशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। ओके, तो ये था आज का कूलम का नियम, पूरा फिनिश हो गया, ठीक है, जितना टॉपिक था पूरा, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को, अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग, ठीक है, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सब्सक्राइब जितना करेंगे आप लोग उतना ही लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उतना ही बच्चे, स्टूडेंट या जो भी हैं सब लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। नए स्टूडेंट हों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, फिर उसके बाद कमेंट करें, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट कर दें, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।